नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। सीखे वही जो यूपीएससी आप सबसे पूछे। आज का टॉपिक डिजिटल चाइल्ड का प्रोटेक्शन या डिजिटल एरा में चाइल्ड का प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाए, इस पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अभी 2025 के जीएस2 के अंदर में यूपीएससी ने क्या पूछा हमसे? यूपीएससी ने पूछा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऐसा एक हम लोगों का कमीशन है, हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। तो हमको पहले बताना होगा कि जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको कौन कौन से, ठीक है, चैलेंजेस जो बच्चे डिजिटल एरा के अंदर में फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स द कमीशन कैन इनिशिएट टू टैकल द इश्यूज। तो इस तरीके से आप लोगों को एक लगभग 15 मार्क्स के लिए ये वाला सवाल पूछा था। ठीक है, तो हमारे पास में एक राष्ट्रीय आयोग है जो कि बच्चों के अधिकार का संरक्षण करता है। तो अब ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर में खास करके जान करके लेंगे कि डिजिटल एरा के अंदर में बच्चों को खास करके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इनका समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो चलो देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट जो कि है चाइल्ड राइट्स। बच्चों के राइट्स क्या हैं और इनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों के राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है। ठीक है, क्या है हमारे पास में एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है 1989 का। देखिए, जो ब्लैक्स थे उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बना, वुमन है उनका प्रोटेक्शन करने के लिए कन्वेंशन बना, और भी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन करने के लिए अगेन अलग अलग कन्वेंशन बने हुए हैं। लेकिन आगे समझ में आया कि हमें बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना होगा और इसी के चलते एक लगभग 1989 के अंदर में इस तरीके का एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन बनाया गया बच्चों के लिए, जिसके अंदर में हम लोग जो है वो खास करके इनके सर्वाइवल, इनके डेवलपमेंट, इनके प्रोटेक्शन के और इनके पार्टिसिपेशन के जो है वो राइट्स की चर्चा करते हैं। ओके, मतलब क्या, मतलब इनका जो सर्वाइवल है उसमें उनको सही हेल्थ मिले, सही एजुकेशन मिले, इसी के साथ साथ सही न्यूट्रिशन और अपनी आइडेंटिटी को इन लोग बरकरार रख सके। इसी के अलावा अगर हम इनके प्रोटेक्शन की बात करें तो अब्यूज, खास करके बच्चों को जो स्कूल में मारामारी होती है या फिर बाहर मारामारी होती है, घर के अंदर में मारामारी होती है और किसी के एक्सप्लॉइटेशन है, ओके, कि उनको काम करवा करवा करके आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो कि वो छोटे छोटी नन्ही जाने जो हैं वो वहीं पर खत्म हो जा रही है, या फिर इवन उनके कुछ राइट्स का निग्लेक्शन, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में जाती है। तो इसके लिए इनको राइट मिला है। डेवलपमेंट में इनके लिए एजुकेशन, प्ले, लीजर और कल्चरल एक्टिविटी जैसी चीजें हम लोगों को देनी है, और पार्टिसिपेशन में खास करके इनके ओपिनियन अगर कुछ हैं तो वो भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने हैं पॉलिसी मेकिंग के समय में। तो ये है बच्चों के यानी कि चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन करना और चाइल्ड राइट्स क्या है इनकी बात। डिजिटल एरा में अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे जैसे, और खास करके ये वाली जो जनरेशन ही है, इस जनरेशन को जेन जी कहा जाता है, जेन अल्फा कहा जाता है। इन लोग तो मोबाइल जो है वो हाथ में लेकर के ही पैदा हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिया था कि सर कभी कभी ना ये जनरेशन्स का ना कन्फ्यूजन हमको खत्म ही नहीं होता है, तो एक थोड़ा सा अगर इन जनरेशन्स के बारे में अगर आप बता पाओ तो बेटर होगा। बिल्कुल, चलिए हम लोग जो है वो थोड़ी सी अलग अलग जनरेशन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जेन जी, खास करके भी जब नेपाल में भी रिवोल्यूशन हुआ तो सब बोले ये जेन जी रिवोल्यूशन है, जेन जी रिवोल्यूशन है, जेन अल्फा रिवोल्यूशन आगे आएगा। तो ये क्या है, तो देखिए होता क्या था, 1928 से लेकर के 1945 की जो जनरेशन हुआ करती थी, ये लगभग तो एक जनरेशन लगभग 15 से 20 साल तक चलती है। ये जो जनरेशन हुआ करती थी इसको साइलेंट जनरेशन कहा जाता था कि इन लोग ज्यादा मतलब लोचा लबाड़ी करते ही नहीं थे। इन लोगों का एकदम सिंपल है, इन्होंने ऑलरेडी जो है वो टफ टाइम्स जो वो देखे हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ऐसे सब चीजें इन्होंने देखी हुई थी, तो ये काफी साइलेंट रहा करते थे, इसलिए इनको साइलेंट जनरेशन कहते थे। फिर इसके बाद में अगली जो जनरेशन आई उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मतलब सडनली वर्ल्ड की पॉपुलेशन एकदम बूम करती है, तो इनको बेबी बूमर्स कहा गया। उसके बाद में जनरेशन जो है वो अगली जो आती है उसको हम लोग जनरेशन एक्स कहते हैं। ठीक है, कौन सी जनरेशन आती है कि ये लोग जो है, तो बेसिकली इनका पहले क्या था ना, इनको क्या नाम दे इनको समझ ही नहीं आ रहा था, तो इसके लिए इन्होंने एक्स नाम दे दिया। तो जब किसी चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते आप जनरेशन एक्स नाम दे देते हो। तो खास करके आपके जो पिताजी वगैरह होंगे, माताजी जो होंगी, वो 1965 से 1980 की ड्यूरेशन में जो रहे उनको हम लोग कहते हैं जनरेशन एक्स। फिर आती है जनरेशन वाई, एक्स के बाद में वाई है और उसके बाद में जेड है।
तो इनको मिलेनियल्स भी कहा जाता है। मिलेनियल्स क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो है वो 22,000 जो है वो आपका शुरू होने वाला था, 2000, 2001, 2002। तो लगभग जो 1981 से 1996 तक है, कुछ लोग उसको 2000 तक भी पकड़ते हैं, तो इनको हम लोग मिलेनियल्स कहते हैं। मेरी जनरेशन जो है उसको हम मिलेनियल्स कहते हैं। तो इनके सबके ना अलग अलग थोड़े से फीचर्स होते हैं। लेकिन अब जो है वो 1917 से लेकर के 2012 की जो जनरेशन आई है, जो स्मार्टफोन्स लेकर के ही पैदा हुई है या स्मार्टफोन लेकर के ही आगे बढ़ती है। आज सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है उनका, उनको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो सब कुछ जोमेटो, स्विगी या फिर जेप्टो, इन सब चीजों से हो रहा है। तो ये जेन जी जो है, इवन डेटिंग भी इन लोग जो है वो ऑनलाइन ही करते हैं। तो ये 1997 से लेकर के 2012 तक जो लोग जन्मे हैं उनको जेन जी कहा जाता है। और इसके अगली जो जनरेशन है वो है जेन अल्फा, जिसमें मेरे बच्चे शामिल है। 2013 से लेकर के 2029 तक ये सभी जो है वो जनरेशन वाले लोग होंगे। मतलब 2019 में पैदा हुई काशी और 2022 में पैदा हुआ आनंद, इसी जेन अल्फा के पार्ट होंगे। और आगे अगर कोई जनरेशन आएगी तो उसको हम लोग जनरेशन बीटा कहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक मोटा मोटी ये सारे जनरेशन समझ में आ गए होंगे, जिनको हम लोग साइलेंट जो जनरेशन थे वो कहते थे, बेबी बूमर्स कहते थे, जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं, और जनरेशन जेड है जो कि इस तरीके से सारी की सारी चलती है। अब होता क्या है ना कि ये जो दो जनरेशन है ना, एक कौन सी, जेन जी, और दूसरी जो है वो जेन अल्फा। ओके, तो अगर हम इनकी बात करें, जेन जी और जेन अल्फा जो है, इन लोग सिंस 2012 से आगे जा रहे हैं। तो 2016 ऑनवर्ड्स तो हम लोग काफी ज्यादा, तो 2012 ऑनवर्ड्स स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन देखते हैं। और इन लोग जब बड़े हुए तो स्मार्टफोन के साथ ही बड़े हुए, है कि नहीं? तो ये जो दो जनरेशन है ये अभी खास करके पूरी तरीके से डिजिटल एरा के अंदर में रह रही है। और अब सवाल आता है कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, खास करके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके क्या कदम जो है वो रहे हुए हैं। तो चलिए इन सब चीजों को हम लोग देख करके लेंगे। बाकी अगर मैं आपको इंडियन संविधान की बात बताऊं तो इंडियन संविधान इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क बना चुकी है। ऑलरेडी हमारे पास में एक आर्टिकल नंबर 21A है जो कहता है कि सभी को राइट टू एजुकेशन मिलेगा। जो भी 6 साल से लेकर के 14 साल की एज तक के हैं उन सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलने का हक है। उसी के अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो कि इनकी केयर एंड प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है। और अगर कोई चाइल्ड लॉ के अगेंस्ट में अगर जा रहा है तो उसे रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। पॉक्सो नाम का एक एक्ट हम लोग लेकर के आए हैं ताकि बच्चों के अगेंस्ट में जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं वो खास करके रोके जा सके। आईटी एक्ट है जो अगेन ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर ऑफेंसेस को बचाता है। और इन सभी में एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है जिनका काम है कि इस तरीके से इनको जो है वो प्रोटेक्ट करना। अभी हम लोग जो है वो थोड़ा सा एनसीपीसीआर के बारे में डिटेल में समझ करके लेते हैं। तो एक एनसीपीसीआर नाम की ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो बनाई गई है, जो बेसिकली क्या काम करती है, भाई देखो कि जैसे उत्तराखंड के अंदर में 7 साल के एक मुस्लिम बच्चे के अगेंस्ट में उनके टीचर ने उनको जो बहुत पिटाई की थी। तो बच्चों को फिजिकली इस तरीके से पीटना बिल्कुल भी एक कानून अपराध है। और इसके चलते हुए फिर ऑब्वियसली ऐसे टीचर को अरेस्ट वगैरह करवाना, ये काम कौन करेगा? एनसीपीसीआर। बच्चों को ही अगेन एनसीपीसीआर ऑर्डर्स प्रोब इनटू टॉर्चर ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट। ओके, जो कोनेसेमा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो उसके अंदर में तो इस तरीके के काम जो है वो देने के लिए, एक बनाने के लिए हमको एक संस्था बनानी पड़ी। तो हमने क्या किया, एज आई सेड कि 1989 के अंदर में इस तरीके से कन्वेंशन आया था। हमने भी इस कन्वेंशन को साइन किया। कन्वेंशन को साइन करने के बाद में बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो बनानी होगी। तो हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई। लेट मी टेल यू अगेन, एनसीपीसीआर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये जो है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि इसके लिए हमने कोई एक कानून जो है वो लाया होगा। तो 2007 में हमने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में हम लोगों ने जो है वो लाया और 2007 में इस हमने बॉडी को बनाया। और ये बॉडी आती है एक मिनिस्ट्री के अंडर में जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारी जो जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि जो इंडिया ने 1992 के अंदर में यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो हमने साइन किया था उसको हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे नहीं कर रहे वो देखना, और बाकी सब चीजें देखना। इसका कॉम्पोजिशन अगर हम लोग देखें तो एमिनेंट पर्सन विद एक्सपीरियंस इन चाइल्ड वेलफेयर चेयरपर्सन बनता है। और इसके 6 मेंबर्स होते हैं, साइकोलॉजी से, जुवेनाइल जस्टिस से, चाइल्ड हेल्थ से, एजुकेशन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनमें से 2 जो है वो महिलाओं का समावेश होना कंपलसरी है।
तो इस तरीके से इसका कॉम्पोजिशन है। बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसके फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस के अंदर में जितने भी लॉज हैं उन सभी को रिव्यू करना, पॉलिसीज प्रोग्राम्स वगैरह जो है जो बच्चों को अफेक्ट करती है। दूसरा, टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करते रहना। अगर इस तरीके के कोई इंसिडेंसेस होते हैं जो मैंने आपको बताया, तो इस तरीके के अगर कोई इंसिडेंसेस होते हैं तो उन पे इंक्वायरी वगैरह करना, ठीक है। उसके अलावा इनके पास में जुडिशियल पावर्स भी हैं, इन लोग समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करना विद एनजीओज या और कोई अगर इंटरनेशनल बॉडीज है तो, और उसी के साथ साथ लोगों के अंदर में अवेयरनेस वगैरह जो है फैलाना, ताकि बच्चों के राइट्स हम लोग ढंग से प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके चलते ये एनसीपीसीआर जो है वो ये काम देख रहा है। लेकिन फिलहाल आज एनसीपीसीआर और हमारे बच्चे, ये जो मैंने आपको बताया कि जेन जी और जेन अल्फा, ऐसे दोनों जो जनरेशन्स हैं जो स्मार्टफोन लेकर के ही आगे बढ़े हैं, ऐसे लोगों को फिलहाल में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ एंड स्क्रीन एडिक्शन। मतलब बच्चे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। ओटीटी कहिए, यूट्यूब कहिए, या इवन आप लोग एक छोटा सा जो कोकोमेलन नाम का जो चैनल है बच्चों के लिए, इवन उसकी बात कहिए, उसको देखे बिना बच्चे जो खाना ही नहीं खा रहे हैं। हम लोग अगर देखें, डब्ल्यूएचओ ने 2023 में कहा था ओवर 80% एडोलेसेंट ग्लोबली फेल टू मीट फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइन ड्यू टू द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। बच्चों को करना ही नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। इन लोगों को क्या चल रहा है, बस भाई हमको स्क्रीन दे दो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर बच्चों के अंदर में आज कोई है डिजिटल एरा के अंदर में, वो है स्क्रीन एडिक्शन। दूसरा, साइबर बुलिंग। हम लोग देखें तो कितने ही बच्चों को साइबर बुलिंग किया जाता है। ओके, खास करके उसमें से अगर कोई बच्चियां हैं तो उनको और ज्यादा साइबर बुलिंग किया जाता है, ऑनलाइन हरासमेंट की जाती है। यूएस में, कनाडा में, इनफैक्ट वहां तो सुसाइड तक हुए हैं साइबर बुलिंग की वजह से, सुसाइड तक हुए हैं, सोचिए। ओके, डिजिटल ग्रूमिंग, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आप लोगों ने अपने उत्तर के अंदर में डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए। व्हाट इज डिजिटल ग्रूमिंग? डिजिटल ग्रूमिंग के अंदर में क्या होगा, मान लीजिए कोई वयस्कर आदमी है, 35-36 एज का आदमी है, और वो जो है वो एक 13 साल की बच्ची से बात करता है। किस तरीके से बात करता है? 14-15 साल का बन करके उससे बात करता है, और उनसे फिर न्यूड्स वगैरह ले लेता है, और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है, उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करता है। इस तरीके के क्राइम्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिसको डिजिटल ग्रूमिंग कहा जाता है। डिजिटल ग्रूमिंग का मतलब है कि वो है 45 साल का, लेकिन 45 साल का व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को, क्योंकि ऑनलाइन आइडेंटिटी आपकी पूरी पूरी प्रोटेक्टेड है ना, स्क्रीन के उस साइड में कौन बात कर रहा है किसे पता है कि नहीं। तो ये हम लोग जो वो काफी ज्यादा देख रहे हैं। तो इसके अंदर में खास करके गेमिंग ऐप में, चैट ऐप में उनको जो बिफ्रेंड किया जाता है। 2023 का बेंगलुरु का सेक्सटॉर्शन खास करके इसके लिए काफी जो है वो इनफेमस रहा है। इसी तरीके से हार्मफुल कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा दिखाया जा रहा है 13 साल के बच्चों के नीचे। ओके, 13 साल के एज के बच्चों को इनफैक्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो किसी ना किसी मीडियम से दिखाया जा रहा है ना। आप बताइए मुझे, इनफैक्ट जब इंस्टाग्राम के जो हेड है, ओके, मार्क जकरबर्ग, तो उनको जो है पूछा था कि क्या आप लोग 13 साल के नीचे के बच्चों को इस तरीके के पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह फीड कर रहे हो क्या? ठीक है, तो इस तरीके की जो है वो बातें जो है वो फिलहाल आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल डीप फेक और एआई एक्सप्लॉइटेशन, अभी आजकल हर कोई जो है वो नैनो बनाना के पीछे पड़ा हुआ है। साड़ियों में फोटो डाल रहा है, इसकी फोटो डाल रहा है, उसकी फोटो डाल रहा है। अरे भाई, लेकिन ये जो है वो एआई एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से हो सकता है? डीप फेक के अंदर में एक व्यक्ति का चेहरा लेकर के आप लोग जो उसकी किसी भी तरीके की सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस एंड वीडियोस बना करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। सोचिए कितनी ज्यादा हालत जो है वो खराब हो रही है। स्पेन के अंदर में खास करके ऐसा ही हुआ था कि अपने ही क्लासमेट के इस तरीके के डीप फेक वीडियोस बना करके उनको वायरल किए गए थे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेसी एंड डेटा का मिसयूज जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं कि बच्चों की प्राइवेसी का अगेन कुछ भी इन लोग नहीं देख रहे हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग, और खास करके गैम्बलिंग रिस्क के अंदर में इन लोग अपने पैसे बर्बाद कर ही रहे हैं, पेरेंट्स के पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिजिटल डिवाइड अभी भी एक इश्यू है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये सब नहीं मिल रहा है। फिजिकल हेल्थ के इश्यूज जो है वो हमारे चल ही रहे हैं, क्योंकि इन सब की वजह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल प्रमोट होती है। एंड सबसे बुरा, कमर्शलाइजेशन जो है वो आज बच्चों का हो चुका है, चाइल्डहुड का हो चुका है, खास करके डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आज जो है ये भी कंज्यूमर बन चुके हैं। तो ये सभी इश्यूज आज डिजिटल एरा में हम लोग बच्चों के सामने आते हुए देखते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सॉल्यूशन कि आप क्या करोगे। हमारी जुडिशरी जो है उसने कई सेफगार्ड लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इनफैक्ट हमारा जो पॉक्सो एक्ट है, उस पॉक्सो एक्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ऑनलाइन अब्यूज जो है उसको किया जाए।
ऐसे बिल्कुल भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह नहीं हो सकती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में उधर कहा है कि चाइल्ड पॉर्न वेबसाइट जो है उनको पूरी तरीके से इस तरीके से बैन करना सही है। तीसरा, जुवेनाइल जस्टिस केयर के अंदर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ट्रैफिकिंग एंड ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन इनका ना हो और राइट टू प्राइवेसी में इनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाए। इनफैक्ट ऑनलाइन गेमिंग को अभी हमारे इंडिया के अंदर में बैन भी कर दिया गया है। ओके, आरबीआई ने भी इसके ऊपर में बहुत सारी सजेशंस दी थी। तो ऐसे कुछ चीजें जो है वो हम लोग देख सकते हैं जो सेफगार्ड के तौर पे हमने लाई है। लेकिन बात यूपीएससी ने आपसे क्या पूछा कि भाई एनसीपीसीआर जो है वो क्या मेजर्स ले सकता है, उसका वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है, वो हमें आप लोग बताइए। तो चलिए हम लोग वे फॉरवर्ड देखते हैं कि पॉलिसी एडवोकेसी की पुश फॉर चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी पॉलिसी जो है उन्होंने करना चाहिए, खास करके एआई, डीप फेक और ये जो डीप टेक है इसको लेकर के। ओके, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो हमको मैंडेट करने होंगे, जिसमें साइबर एथिक्स, ऑनलाइन कंसेंट और ये सब चीज़ें देनी होंगी। इनके लिए एक कंप्लेंट का मैकेनिज्म होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया डिजिटल ग्रूमिंग या फिर और कोई एक्सप्लॉइटेशन के अगर उन लोग जो है वो शिकार होते हैं तो वो कहीं पर तो इन सब चीज़ों को रिपोर्ट कर सके। अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है और इसके अंदर में हमें भयंकर अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। चाइल्ड और पेरेंट्स इन सभी को हमको समझाना ही पड़ेगा। ओके, तो गाइज ये है हमारे सारे के सारे सजेशंस। बाकी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो यूरोपियन यूनियन के अंदर में जब से जीडीपीआर 2018 के अंदर में आया है, उन्होंने स्ट्रिक्टेस्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क बना करके रखा है कि जब तक, ठीक है, वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट आपको लगता है उनका डेटा प्रोसेस करने के लिए अगर 13 से नीचे का है तो पूरी तरीके से पेरेंट्स का कंसेंट लगेगा। प्राइवेसी बाय डिजाइन होगी, राइट टू बी फॉरगॉटन होगा, ये सब उनको दिया हुआ है। यूएस के अंदर में चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया है, जो कि अगेन 13 के नीचे के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी तरीके से नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर में डिजिटल लिटरेसी को आज एक फाउंडेशनल एजुकेशन के तौर पर ही दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको इनसे सीखने की जरूरत है। हम लोगों के अभी भी एनफोर्समेंट गैप्स है, डिजिटल लिटरेसी के गैप है और पेरेंटल अवेयरनेस जो है वो आज भी कम है। लेकिन अगर हम इन्हें एड्रेस नहीं करते हैं तो बच्चों का फ्यूचर अंधकार में है और इसको हमको कहीं से भी एड्रेस करना होगा। ठीक है, तो बाकी लीगल डायमेंशंस में आप लेकर के आइए कि भाई लीगली स्ट्रॉन्ग कीजिए, एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड्स बनाइए, एजुकेशनल डायमेंशंस आप लोग दीजिए, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में एआई एंड कंटेंट मॉडरेशन टूल होने चाहिए। ओके, और एथिकल गवर्नेंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो विद दैट गाइज, आई होप आप लोगों को डिजिटल एरा में चिल्ड्रन के राइट्स किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं और एनसीपीसीआर एक बॉडी क्या है और किस तरीके से हेल्प कर सकती है डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी 22,999 मात्र इतने रुपए के अंदर में आप लोग जो है वो पा पाओगे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर में आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, इसके अंदर में जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों का होगा। ओके, तो आपके पास में समय है अभी इसे सब्सक्राइब करने का और कोड जो आपको यूज करना है वो होगा अरविंदा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है वो वापस आ चुकी है। आप लोग मैकबुक, एप्पल आईपैड या अमेजॉन किंडल जैसी सब चीज़ें आप लोग जीत सकते हो। September 21 इज द डेट। ओके, सुबह 11 बजे और 5 बजे शाम को ये 2 समय होने वाली है। अगेन इसके पार्टिसिपेंट जरूर बनिएगा। हैव अ ग्रेट डे, सी यू।